आज मैं आपको बीजेपी के बारे में बताना चाहूंगी। बीजेपी का पूरा नाम भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी एक राष्ट्रवादी राजनीतिक दल है जो भारत को एक सुदृढ़, समृद्ध एवं शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में विश्व के सामने स्थापित हुआ है। भारत को एक समर्थ राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के साथ भाजपा का गठन 6 अप्रैल 1980 को नई दिल्ली के कोटला मैदान में आयोजित एक कार्यकर्ता अधिवेशन में किया गया, जिसके प्रथम अध्यक्ष श्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। ओहो, इसका डेट लिख लो, बहुत अच्छा बताया आपने, डेट कब थी, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसके प्रथम अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, ये तो मुझे ज्ञात नहीं था, बहुत बढ़िया। अप्रैल 80, अच्छा, दिल्ली में, ओके। सबसे पहले मैं आपको इसकी पृष्ठभूमि के बारे में बताना चाहूंगी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का गठन 6 अप्रैल 1980 को हुआ, परंतु इसका इतिहास भारतीय जनसंघ से जुड़ा हुआ है। स्वतंत्रता प्राप्ति तथा देश के विभाजन के साथ ही देश में एक नई राजनीतिक परिस्थितियां उत्पन्न हुई। गांधी जी की हत्या के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगाकर देश में एक नया राजनीतिक षड्यंत्र रचा जाने लगा। सरदार पटेल के मृत्यु के पश्चात कांग्रेस में नेहरू का अधिनायकवाद प्रबल होने लगा। गांधी और पटेल दोनों के ही नहीं रहने के कारण कांग्रेस नेहरूवाद की चपेट में आ गया तथा अल्पसंख्यक तुष्टीकरण, लाइसेंस परमिट कोटा राज, राष्ट्रीय सुरक्षा पर लापरवाही, राष्ट्रीय मसलों जैसे कश्मीर आदि पर नेहरू द्वारा घुटने टेक नीति, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भारतीय हितों की अनदेखी आदि अनेक विषय देश में राष्ट्रवादी नागरिकों को उद्विग्न करने लगे। अच्छा, उनको उकसाने लगे, ओके, ठीक है बेटा। ये सारे पॉइंट लिखो, बहुत ब्यूटीफुल लिखा आपने। जो सारे पॉइंट पहले लिखो आप, जैसे पहले बोला आपने कांग्रेस के अंदर नेहरूवाद का उदय है ना, कांग्रेस के अंदर नेहरूवाद है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कांग्रेस के महान नेता बन गए, नेहरूवाद है ना जी, मेन लीडर वही बन गए। दूसरा बोला आपने लाइसेंस परमिट राज, क्या क्या बोला वो लिखो आप, जो आपको लगता है, ताकि सबको पता लगे राजनीति क्या थी। ये है परमिट है ना, लाइसेंस परमिट राज, ठीक है, कि कोटा, ठीक है, बहुत सुंदर। उसके बाद बोला आपने तुष्टीकरण है ना, तुष्टीकरण कोई आप बताएगा तुष्टीकरण क्या होता है? भाई जी आप बता सकते हैं तुष्टीकरण क्या होता है? सुना है कभी आप तुष्टीकरण की राजनीति? तुष्टीकरण क्या होता है? किसी को साथ रखना, जैसे चलो वो तो अच्छी गलत भी हो। अच्छा, ठीक है, मतलब उसकी कमी को एक्सपोज नहीं करना, सिर्फ उसको लाड प्यार करना, ओके, ठीक है, ओके। हाँ, एक आ गया नेहरूवाद, परमिट कोटा, तुष्टीकरण, फिर राष्ट्रीय सुरक्षा है ना जी, ठीक बोला आपने, बहुत बढ़िया। तो इस तरह के कुछ मुद्दे थे, चाहे कश्मीर का मुद्दा हो, जिन्होंने कि और चाइना में भी दिक्कत जो आने लगी, तो उसके बाद मतलब राष्ट्रवादी जो लोग थे उनको लगा कि भाई देश कमजोर हो रहा है, तो उससे क्या हुआ फिर बेटा तानिया? नेहरूवाद तथा पाकिस्तान एवं बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार पर भारत के चुप रहने से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नेहरू मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दे दिया। इधर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कुछ स्वयंसेवकों ने भी प्रतिबंध के दंश झेलते हुए महसूस किया कि संघ के राजनीतिक क्षेत्र से सिद्धांततः दूरी बनाए रखने के कारण वे अलग थलग हो गए। साथ ही संघ को राजनीतिक तौर पर निशाना बनाया जा रहा था। ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रवादी राजनीतिक दल की आवश्यकता देश में महसूस की जाने लगी। फलतः परिणाम स्वरूप भारतीय जनसंघ की स्थापना 21 अक्टूबर 1951 को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की अध्यक्षता में दिल्ली में हुई।
लिख दो बेटा इसको, कब हुई? जब जनसंघ की स्थापना, मतलब बीजेपी वर्जन 1 कौन है? जनसंघ, याद रखना है ना। कितना अच्छा इन्होंने बताया कि भाई श्यामा प्रसाद मुखर्जी को ऐसा लगा कि भाई जो पाकिस्तान में और बांग्लादेश में जो एक ही पाकिस्तान था, वो भी जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, पर भारत कुछ नहीं बोल रहा है, ऐसा बोला आपने, है ना। और साथ ही साथ जो है कुछ एक पॉइंट और बताया था, मैंने भूल गया मैं। हाँ, आरएसएस ने राजनीति से दूर थी, उसके ऊपर फिर आरोप भी लगा था। तो ऐसे में कुछ स्वयं सेवकों को लगा कि हमें राजनीति में अपना रास्ता ढूंढना चाहिए, तो वो इनसे मिले और इन्होंने मिलकर फिर स्थापना की। ओके बेटा, वेरी गुड। भारतीय जनसंघ ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में कश्मीर एवं राष्ट्रीय अखंडता के मुद्दों पर आंदोलन छेड़ा तथा कश्मीर को किसी भी प्रकार का विशेषाधिकार देने का विरोध किया। अच्छा, मतलब मेन मुद्दा बन गया कश्मीर को जो एक अलग संविधान या वो बनाने की जो कोशिश थी, उसका विरोध शुरू हुआ। बहुत बढ़िया। अच्छा, नेहरू के अधिनायकवादी रवैये के फलस्वरूप डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कश्मीर की जेल में डाल दिया गया, जहां उनकी रहस्यपूर्ण स्थिति में मृत्यु हो गई। अच्छा, नेहरू जी के समय में ना। अच्छा, शाबाश। एक नई पार्टी को सशक्त बनाने का कार्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कंधों पर आ गया। अच्छा। भारत चीन युद्ध में भी भारतीय जनसंघ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा राष्ट्रीय सुरक्षा पर नेहरू की नीतियों का डटकर विरोध किया। अच्छा, मतलब जो भारत चीन युद्ध था उस समय भी सरकार का साथ दिया, जैसे बोले आप, है ना। और व्यक्ति का नाम लिखो, जो आप नाम ले रहे हैं एक आदमी का, जिन्होंने बोला इस पार्टी को चलाया आगे। क्या नाम बोला आपने? पंडित दीनदयाल। हाँ, ये देखो, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय, है ना। ये आरएसएस से आए और प्रचारक था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, है ना। दयाल उपाध्याय। और मेरे ख्याल से वर्तमान में बीजेपी इनको अपना आदर्श मानती है, आप देख सकते हैं इनके पोस्टर वगैरह। आगे बोलो, शाबाश। 1967 में पहली बार भारतीय जनसंघ एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नेतृत्व में भारतीय राजनीति पर लंबे समय से बरकरार कांग्रेस का एकाधिकार टूटा, जिससे कई राज्यों के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की हार हुई। इसका नंबर 2 पॉइंट है भारतीय जनसंघ का जनता पार्टी में विलय। रुको बेटा, एक वर्ड लिखो जो आपने लिखा, बहुत सुंदर। 1967 लिखो। 1967 बच्चों, भारत की राजनीति में वो दौर है, वो चुनाव है, इसमें पता नहीं 8 या 9, आप देखो नेट में, राज्यों में कांग्रेस पार्टी हार गई। नहीं तो पहले सेंटर में भी कांग्रेस और प्रांतों में भी कांग्रेस। जो कांग्रेस सिस्टम की बात सुनी आपने, वन पार्टी डोमिनेशन की बात सुनी, वो कब टूटती है? 67 में। उसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय जनसंघ की भूमिका है, साथ में भूमिका है राम मनोहर लोहिया की। उन्होंने भी, और ये सब इकट्ठे हो गए, इकट्ठे होकर के इन्होंने कांग्रेस को हराया, एक पार्टी ने नहीं हराया, ठीक है ना। और बाद में जब इमरजेंसी लगी, फिर मिलकर एक पार्टी भी बनी, आपको पता होगा। आगे बोलो बेटे, आप बोलो, शाबाश। नंबर 2 है भारतीय जनसंघ का जनता पार्टी में विलय। गुड। 70 के दशक में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में निरंकुश होती जा रही कांग्रेस सरकार के विरुद्ध देश में जन असंतोष उभरने लगा। गुजरात में नवनिर्माण आंदोलन के साथ बिहार में छात्र आंदोलन शुरू हो गया। कांग्रेस ने इन आंदोलनों के दमन का रास्ता अपनाया। लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार किया तथा देश भर में कांग्रेस शासन के विरुद्ध जन असंतोष मुखर हो उठा। रुको बेटा, एक बार इस आंदोलन का नाम लिख लो, मैंने सुना नहीं था कभी भी। क्या गुजरात में कौन सा आंदोलन चला था? गुजरात में नवनिर्माण। हाँ, लिख लो, नवनिर्माण आंदोलन। पढ़े इसके बारे में, मुझे पता होना चाहिए बेटा ना। पता नहीं था, देखो हमने इस बारे में जेपी मूवमेंट तो मैंने पढ़ी, पर ये नहीं मैंने पढ़ा नवनिर्माण आंदोलन गुजरात में ना। और बिहार में क्या हुआ बोले बताया इन्होंने आपको, छात्रों का आंदोलन शुरू हुआ, ठीक है जी। ये 2 स्टेट थे मेन, जिन्होंने इमरजेंसी में मेन गिरा दिया, बिहार और गुजरात, याद रखना। अच्छा, आगे बोलो बेटे, शाबाश।
1971 में देश पर भारत पाकिस्तान युद्ध तथा बांग्लादेश में विद्रोह के परिप्रेक्ष्य में बाह्य आपातकाल लगाया गया बिल्कुल। था, जो युद्ध समाप्ति के बाद लागू हुआ। उसे हटाने की भी मांग तीव्र होने लगी। जन आंदोलनों से घबराकर इंदिरा गांधी की कांग्रेस सरकार ने जनता की आवाज को दमन चक्र से खींचने का प्रयास किया। परिणाम स्वरूप 25 जून 1975 को देश पर दूसरी बार आपातकाल भारतीय संविधान की धारा 352 के अंतर्गत आंतरिक आपातकाल के रूप में थोप दिया गया। अच्छा, 1975 में लगा ना। गुड। देश के सभी बड़े नेताओं या तो नजरबंद कर दिए गए या तो जेलों में डाल दिए गए। और वो कानून पता क्या था? लिखो, मिसा लिखो। कल एक दीदी ने और दूसरी क्लास में आपको बताया वो कानून कौन सा था जिसके तहत उनको तंग किया गया। मिसा। इसको इंग्लिश में लिखो बेटा, MISA। ठीक है, भी ठीक है, पर बताओ आपको नेट में आ जाता है MISA, मिसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। ठीक है, पढ़ेंगे बच्चे, इसलिए पढ़ना होगा। शाबाश, आगे बढ़ो। गुड, बहुत सुंदर। समाचार पत्रों पर भी सेंसर लगा दिया गया। ओके। राष्ट्रीय मतलब RRS सहित अनेक राष्ट्रवादी संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिए गए। हजारों कार्यकर्ताओं को मीसा के अंतर्गत गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। खुद ही बोला आपने अभी, मीसा। शाबाश। देश में लोकतंत्र पर खतरा मंडराने लगा। जन संघर्ष को तेज किया गया और भूमिगत गतिविधियां भी तेज हो गई। तेज होते जन आंदोलनों से घबराकर इंदिरा गांधी ने 18 जनवरी 1977 को लोकसभा भंग कर दी तथा नए जनादेश प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की। यह प्रकाश नारायण के आह्वान पर एक नए राष्ट्रीय दल जनता पार्टी का गठन किया गया। विपक्षी दल मंच से चुनाव लड़े तथा चुनाव में कम समय होने के कारण जनता पार्टी एवं अन्य विपक्षी पार्टी भारी बहुमत के साथ सत्ता में आई। अच्छा, 1977 में आप बोल रहे हैं नई पार्टी बनी है ना, जयप्रकाश नारायण बोलने पर जनता दल। शाबाश। गुड। पूर्व घोषणाओं के अनुसार 1 मई 1977 को भारतीय जनसंघ ने करीब 5,000 प्रतिनिधियों के एक अधिवेशन में अपना विलय जनता पार्टी में कर दिया। ओके, गुड बेटा। अच्छा, ये उसमें मिले, बहुत बहुत सुंदर। तो आपने यहाँ तक की हमें बहुत सुंदर कहानी बताई। गुड। अब शायद बीजेपी के निर्माण की कहानी बताएंगे आप हमारे को, है ना? ऐसा कुछ है? मैंने आपको भी जनता पार्टी बताया। अच्छा। जनता पार्टी बनने के क्या कारण है? जनसंघ ओके। जनता पार्टी बनने। बहुत सुंदर। हाँ जी। नंबर 1 था आपातकाल का विरोध, जो 1975 से 1970 के बीच में लगा गया था। गुड। और नंबर 2 था लोकतंत्र की रक्षा के लिए। नंबर 3 है 1970 का आम चुनाव। और नंबर 4 थी कांग्रेस को हराने के लिए। गुड। देखो, समझने के लिए आसान है। 67 में कांग्रेस स्टेट में हारी और 77 में वो सेंटर में हार गई। समझ गए आप? तो उसके लिए इकट्ठा होना पड़ा और इसलिए उन्होंने एक पार्टी बनाई और जनसंघ भी उसमें विलय हो गया। ओके, बहुत बढ़िया। अब है जनता पार्टी का विघटन क्यों हुआ? अच्छा, विघटन हुआ इस पार्टी की, लड़ाई हुई 1979 में। नंबर 1 था वैचारिक मतभेद। अच्छा, 79 में हो कि 80 में हुआ? 1979 में। अच्छा, मैं गुड। अच्छा, नंबर 1 था वैचारिक मतभेद। ओके। इसमें जनसंघ बनाम समाजवादी धड़े के बीच में मतभेद शुरू हुआ। रुको, जो आजकल आप देखते हैं ना, लालू प्रसाद, कोई और लोग बोलते हैं भाई हम इनके खिलाफ है, मुलायम बोलते हैं, है ना, उनके बेटे जो आज समाजवादी बोलते हैं हम इनके खिलाफ है, RSS ये हिंदूवादी, ये जो बीजेपी। तो ये लड़ाई तब से है, समझिए आप। ये वही है जो पहले साथ हुए थे, अब आपस में लड़ रहे हैं। शाबाश, आगे बोलो। गुड। जनता पार्टी में कई विचारधाराओं के नेता शामिल थे जी। जिसमें जनसंघ, समाजवादी और गांधीवादी विचारधाराओं के नेता थे। गुड। जनसंघ के नेताओं का RSS से संबंध बाकी नेताओं को असुरक्षा फील करवाता था। अच्छा। समाजवादी नेताओं जैसे मधु लीम
मधुली में चौधरी चरण सिंह चौधरी चरण सिंह आदि ने यह सवाल उठाया कि जनता पार्टी के नेता एक साथ आरएसएस और जनता पार्टी दोनों में सक्रिय कैसे रह सकते हैं। गुड। नंबर 2 पॉइंट है आंतरिक संघर्ष और सत्ता की लड़ाई। ओके। मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह और अन्य नेताओं के बीच नेतृत्व की खींचातानी शुरू हो गई। ओहो। पार्टी के अंदर स्पष्ट दिशा में अस्थिरता और नहीं थी। ओके। और 1979 में सरकार गिर गई ओहो। क्योंकि चौधरी चरण सिंह ने कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाई, लेकिन इंदिरा गांधी ने जल्द ही समर्थन वापस ले लिया, जिससे जनता पार्टी की सरकार गिर गई और पार्टी का बिखराव शुरू हो गया। अब है भारतीय जनता पार्टी की स्थापना जो 1980 में हुई। जनसंघ के नेताओं का अलग होना। नंबर 1, जनता पार्टी में शामिल जनसंघ के नेता जैसे अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी ने अब देखा कि पार्टी में आरएसएस से संबंध रखने की अनुमति नहीं मिल रही, तो उन्होंने खुद को पार्टी से अलग कर दिया और 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी का गठन किया और अटल बिहारी वाजपेयी के पहले अध्यक्ष बने। शुरुआत में बीजेपी पार्टी ने गांधीवादी, समाजवाद और लोकतांत्रिक राष्ट्रवाद को अपनाया ताकि ज्यादा लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया जा सके। बाद में पार्टी ने हिंदुत्व और राष्ट्रवादी एजेंडे को अपनाते हुए तेजी से उभार पकड़ा। भाजपा का उभार 1984 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी को केवल 2 सीटें मिली थी। 1989 में राम मंदिर आंदोलन और लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा ने हिंदुत्व के मुद्दे को प्रमुख बनाया। 1951 में भी बीजेपी पार्टी को 120 सीटें मिली। अगला पॉइंट है सत्ता में पहली बार 1996 से लेकर 2004 तक। गुड। सत्ता में पहली बार बीजेपी 1986 में सबसे बड़ी पार्टी बनी। सत्ता में पहली बार बीजेपी को 1986 में सरकार बनाई, परंतु अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, लेकिन 13 दिनों के लिए। उसके 2 सालों बाद 1998 में फिर बीजेपी अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, वो भी एनडीए गठबंधन के साथ। अच्छा, एनडीए की स्थापना। ओके, शाबाश। उसी साल पोखरण परमाणु परीक्षण भी हुआ और 1999 से लेकर 2004 तक तीसरी बार वाजपेयी प्रधानमंत्री बने और उन्होंने अपना कार्यकाल पूर्ण किया और उसी समय कारगिल युद्ध हुआ और भारत उसमें जीत गया। लेकिन 2004 में बीजेपी चुनाव हार गई और कांग्रेस ने यूपीए सरकार के साथ गठबंधन करके सरकार बन गई। गुड। और 2004 से लेकर 2014 तक बीजेपी ने हमेशा विपक्ष की भूमिका निभाई है। मोदी युग और भाजपा का सुनहरा काल हमें 2014 से लेकर वर्तमान तक देखने को मिलता है। 2014 में पहली बार बीजेपी को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुई और बीजेपी अकेली बहुमत प्राप्त करने वाली पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी। पूरे इतिहास में पहली बार। सही बोला जी। और उसमें कांग्रेस को सिर्फ 47 सीटें मिली थी और ये कांग्रेस के इतिहास की सबसे कम सीटें थी। सही बोला। बीजेपी की जीत के कारण थे नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता, गुजरात मॉडल, विरोधी लहर, कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगाए गए थे और उस टाइम यह नारा बड़ा लोकप्रिय था कि अच्छे दिन आने वाले हैं। सबका साथ सबका विकास का नारा दिया गया था। डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान
2019 में जो लोकसभा चुनाव हुए हाँ। उसमें बीजेपी को और भी बड़ी जीत मिली। हाँ। इसमें भी बीजेपी की जीत के कारण ये था कि मोदी जी बहुत लोकप्रिय थे और एक बार फिर मोदी सरकार का नारा दिया गया था। कल्याणकारी योजनाएं लागू की गई थी, जैसे आयुष्मान भारत, पीएम किसान योजनाएं, उज्ज्वला योजना और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दे, पुलवामा हमला हाँ। और बालाकोट स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक। ठीक है हुई। बेटा। और कांग्रेस में कमजोर नेतृत्व था और उस समय डिजिटल प्रचार और सोशल मीडिया के जरिए बीजेपी ने बहुत से लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया था। भाजपा को महिलाओं, युवाओं और नए मतदाताओं का बड़े तौर पर समर्थन मिला था। 2019 में जीतने के बाद बीजेपी ने बहुत से अहम कदम उठाए। नंबर 1, धारा 370 हटाई गई जम्मू कश्मीर से। अच्छा। नंबर 2 था नवंबर 2019 में राम मंदिर निर्माण का फैसला सुनाया गया। नंबर 3 था CAA कानून, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। ये अधिनियम ऐसा था जिसमें कानून भारत के पड़ोसी देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, ईसाई, जैन और पारसी शरणार्थियों को नागरिकता देने की अनुमति देता है। जो दिसंबर 2014 से पहले आए थे, परंतु इसका विवाद का कारण था क्योंकि इसमें मुसलमानों को शामिल न करने का नहीं किया गया था और इसका प्रभाव यह हुआ कि कानून धर्म के आधार पर नागरिकता देने की दिशा में पहला कदम माना गया। उसके बाद 2019 में 3 तलाक पर भी प्रतिबंध लगाया गया। 2020 से 24 के मध्य नंबर 1, कोरोना काल में टीकाकरण का विश्व का सबसे बड़ा अभियान भारत ने छेड़ा। भारत द्वारा वैक्सीन मैत्री के तहत कई देशों को वैक्सीनें भेजी गई। और नंबर 2 है आत्मनिर्भर भारत अभियान। कोरोना के बाद अर्थव्यवस्था को फिर से उठाने के लिए सरकार ने आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत की। इसका उद्देश्य था स्वदेशी निर्माण, तकनीक में आत्मनिर्भरता, रोजगार सृजन और रक्षा, मोबाइल निर्माण, मेडिकल उपकरण आदि क्षेत्रों में भारत को आत्मनिर्भरता पर जोर देना था। इसके बाद है G20 अध्यक्षता और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में मजबूती। भारत ने 2023 में पहली बार G20 की अध्यक्षता की। इसकी थीम थी वसुधैव कुटुंबकम। कई वैश्विक बैठकें भारत में हुई, जिससे भारत की वैश्विक नेतृत्व क्षमता सामने आई। अफ्रीकी यूनियन को G20 सदस्य बनवाने में भारत ने अहम भूमिका निभाई है। 2024 में बीजेपी फिर से चुनाव जीती, परंतु उन्हें पूर्ण बहुमत नहीं मिला। गिर गया उनके ग्राफ से। उनको पूर्ण बहुमत ना मिलने के कारण था कि जो विपक्ष था उन्होंने इंडिया नामक अलायंस बनाया था और सबसे ज्यादा वो कम वोट उत्तर मतलब यूपी में बीजेपी को बहुत कम वोट मिले। जितने चाहिए थे नहीं मिले। सही बोला। किसान, युवा और महंगाई जैसे मुद्दों की अनदेखी की गई थी। बिल्कुल। और विपक्ष ने लोकतंत्र बचाओ और संविधान खतरे में है जैसे मुद्दों को उठाया था। बिल्कुल सही। और 2024 में जीत के बाद विकास और आर्थिक सुधार के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष बल दिया गया। जिसमें हाईवे, रेलवे, बंदरगाहों का विकास। नंबर 2 डिजिटल इंडिया 2.0, AI, 5G, डिजिटल पेमेंट के विस्तार के लिए नए निवेश दिए गए। मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया के लिए भी विशेष फंडिंग और टैक्स में छूट दी गई। विदेश नीति और इंटरनेशनल रिलेशन में संबंध। G20 के सफल नेतृत्व के बाद ग्लोबल साउथ की आवाज बनने की कोशिश भारत द्वारा की जा रही है। अमेरिका, फ्रांस, जापान,
यूएई, ऑस्ट्रेलिया के साथ रणनीतिक एवं रक्षा साझेदारियां मजबूत की गई और राष्ट्रीय सुरक्षा, मेक इन इंडिया डिफेंस, एक भारत श्रेष्ठ भारत जैसी एकता की थीम पर जोर दिया गया। और वर्तमान में जो अभी पहलगाम में आतंकवादी गतिविधि हुई, उसके विरोध में भी भारत ने पाकिस्तान पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। निष्कर्ष में मैं आपको बताना चाहूंगी, बीजेपी आज भी भारतीय राजनीति की सबसे प्रभावशाली पार्टी है वर्तमान समय में। अब इसे बदलती जनता की अपेक्षाओं और विपक्षी एकता को ध्यान में रखते हुए लचीली और समावेशी रणनीतियां अपनानी चाहिए ताकि यह भविष्य में भी अपना वर्चस्व बनाए रखे। बीजेपी ने राष्ट्रवाद, विकास, सुशासन और सांस्कृतिक पहचान को अपनी राजनीति का केंद्र बनाया। पार्टी ने गरीब, मध्यम वर्ग, महिलाओं और युवाओं को अपने साथ जोड़ने में सफलता पाई है। भविष्य में बीजेपी को सहयोगी दलों के साथ संतुलन, क्षेत्रीय दलों से मुकाबला और नवीनतम जन अपेक्षाओं के साथ खुद को ढालने की जरूरत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा।